Dear students, in the last video lecture, I discussed up to single phase half wave rectifier with RL load and freewheeling diode. Now in this video lecture, I am going to discuss about single phase half wave rectifier with RLE load. After discussing this, I will solve some numerical questions on single phase half wave rectifier. So let's start with single phase half wave rectifier with RLE load. तब RLE लोड हमारे पास कहां से आता है? हम लोग जानते हैं कि हमारे पास रेक्टिफायर है. रेक्टिफायर कन्वर्ट्स AC टू DC. क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस? इस DC से आप क्या करोगे? इस DC से चलिए एक एग्जांपल है आपके पास. DC मोटर को चलाओगे तो DC मोटर को जब आप चलाते हो तो DC मोटर में क्या रहता है? रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और बैक EMF EB. यानी हमारे पास कुछ इस तरह का लोड भी पॉसिबल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. हमें ये लोड, इस लोड का एनालिसिस करना होगा, इस लोड का एनालिसिस करना होगा. क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इसका एनालिसिस कैसे किया जाए. इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर ड्रॉ करते हैं. सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, चलिए आपके कहने पर, आपकी इच्छा अनुसार ये ड्रॉ हो गया. यही आपको फिगर देखना था. ये फिगर आपको मिल गया. प्लस माइनस V नोट, दिस करंट इज I नोट. ये क्या है? थायरिस्टर T. ये है Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा T. अब देखिए आप लोग तो समझदार हो ही. आप क्या करोगे? इस फिगर को मिलते ही मुझे लग रहा है आप लोग मुझसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक में ये सारे वेवफॉर्म्स ड्रॉ करना शुरू कर दिए होंगे. क्लियर? और नहीं किए हो तो आपको करना चाहिए. ये Vs का वेवफॉर्म क्या है? Vs का वेवफॉर्म कुछ ऐसा है. दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ Vs, दैट मींस Vm sin ओमेगा t, ए साइनसॉइडल वेवफॉर्म. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म देंगे. यहां से आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म हम लोग बनाते हैं. क्लियर? आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म हम लोग बनाते हैं. क्लियर? अब देखिए आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म क्या होगा. हम लोग देखिए ये हमारा आउटपुट वोल्टेज V नोट. अब देखिए यहां पर इसका थोड़ा सा RL लोड से डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा. उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारे पास यहां भी एक EMF लगा हुआ है E. अब देखो, समझो इसको एग्जांपल के साथ. मान लो ये बैटरी हमारा क्या 100 वोल्ट का, हमारे पास ये थायरिस्टर है. अब देखो ये थायरिस्टर को आप अगर फायर करोगे, ये थायरिस्टर को फायर करेंगे तो ये थायरिस्टर कंडक्ट कब करेगा? ये कैथोड है, ये एनोड है, जबकि इसका वोल्टेज ग्रेटर देन 100 वोल्ट है. समझ गए मेरी बात? 120 देंगे कंडक्शन होगा, 120 से कम देंगे कंडक्शन होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये थायरिस्टर क्या करता है? ये थायरिस्टर अपने आर्मी को लेकर चलता है. थायरिस्टर का स्ट्रेंथ इसका एनोड है, थायरिस्टर का स्ट्रेंथ इसका एनोड है, ये इसका अपोजिशन है, ये EMF इसका अपोजिशन है. तो थायरिस्टर क्या करेगा कि थायरिस्टर तभी फायर करेगा. थायरिस्टर को अगर आप फायर करोगे भी, थायरिस्टर तभी कंडक्ट कर पाएगा ना. थायरिस्टर तभी कंडक्ट कर पाएगा जब इसकी आर्मी मजबूत हो. इसकी आर्मी मजबूत हो, नहीं तो वो कंडक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान की आर्मी मजबूत है नहीं, लेकिन पाकिस्तान ऐसे कुछ कारनामे दिन रात सोचते रहता है, करते रहता है, लेकिन क्या होता है? वो सक्सेस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी आर्मी ही मजबूत नहीं है. इंडिया के सामने आर्मी मजबूत नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है. क्लियर? तो यही बात थायरिस्टर के साथ. अब देखो क्या है कि अगर ग्रेटर देन 100 वोल्ट हो, थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, फिर जाकर थायरिस्टर कंडक्ट करेगा. तो 100 वोल्ट से नीचे थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा. हम क्या करते हैं कि EMF E का भी एक वेवफॉर्म ड्रॉ कर दिए. ये है EMF E का लेवल. तो यानी कि EMF E का जो लेवल आप देख रहे हो, इस EMF E की वैल्यू, यानी कि इससे पॉइंट्स जब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा Vs Vm sin ओमेगा t, तो जब Vs E से आगे बढ़ेगा तभी ये कंडक्ट करेगा. यानी कि कोई भी होशियार आदमी रहेगा, वो अगर इस थायरिस्टर को ट्रिगर करने के लिए बैठा रहेगा तो वो ट्रिगर कब करेगा? इस पॉइंट के बाद ट्रिगर करेगा. कुछ यहां पे मान लो थायरिस्टर को ट्रिगर करेगा. मान लो आप ही वो होशियार आदमी हो, आपने थायरिस्टर को यहां पे ट्रिगर किया अल्फा पर. क्लियर?
अब होगा सर जो अल्फा पर ट्रिगर किया यानी मिनिमम वैल्यू कुछ ये होना चाहिए थारिस्टर को ट्रिगर करने का। यस, इस मिनिमम वैल्यू का कुछ नाम दो θ1, इस मिनिमम वैल्यू का कुछ नाम दो θ1। θ1 को कैलकुलेट कैसे किया जाए वो मैं अभी बतला रहा। अब जब थारिस्टर इस पॉइंट पर ट्रिगर हुआ, इससे पहले थारिस्टर के कंडक्ट नहीं कर रहा था, यानी इसके पहले V0 क्या था, V0 वाज इक्वल टू 100 वोल्ट, दैट मींस E। एक बैटरी तो लगा हुआ था ना, इससे करंट फ्लो करे या ना करे क्या होगा, ये बैटरी 100 वोल्ट का आपको वोल्टेज दे रहा था, यानी कि यहां से यहां आपको क्या मिला, अल्फा तक 100 वोल्ट आपको मिला। अब देखिए क्या होगा कि आगे भी इसके पास समस्या है, आगे समस्या है, कहेगा ठीक है भाई तुम फायरिंग दोगे, फायरिंग एंगल यहां दे सकते हैं, इससे ज्यादा फायरिंग एंगल नहीं दोगे, नहीं तो फिर इसका वोल्टेज कम हो जा रहा है। यानी हमें जो मिलेगा आउटपुट वोल्टेज, वो आउटपुट वोल्टेज हमें इस तरह से मिलेगा। इसके बाद फिर से हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, रिवर्स साइकिल में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी ये वेवफॉर्म नहीं रहेगा, बैक ईएमएफ ई मिलेगा। और फिर इसके बाद एक हमें 2 पाई प्लस अल्फा है, दिस इज योर 2 पाई प्लस अल्फा। तो 2 पाई प्लस अल्फा जब हमारा यहां पर है तो क्लियर, यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा क्या होगा, यहां से फिर कंडक्ट करेगा, क्लियर। तो यहां से यहां में वेवफॉर्म मिलेगा, दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज V0। आप कहोगे सर ये जब एंगल θ1 था, ये एंगल क्या होगा, इसको मान लेते हैं θ2, ये एंगल को मान लेते हैं θ2, यानी θ1 जितना इधर उतना इधर, यानी θ2 कैन बी इक्वल टू पाई माइनस θ1, क्लियर। तो ये हमारा रहा V0, ये रहा E, ये रहा Vs। अब आपसे कहा जा रहा है सर करंट I बना, करंट I बना, लेकिन अब देखो आपके पास क्या समस्या आ रही है, आपने जो ये वेवफॉर्म को, इस वेवफॉर्म को यहां पर ड्रॉ किया है, ये वेवफॉर्म अब मैंने जानकर आपको समझाने के लिए इस वेवफॉर्म को ड्रॉ किया था। अब देखो इस वेवफॉर्म में कहां गलती है वो मैं बतलाऊंगा। चूंकि एक इंडक्टर भी है इसके पास इंडक्टर भी है, इंडक्टर की भी ठीक ठाक वैल्यू है। इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर देखिए यहां तक करंट 0, यहां से कंडक्शन स्टार्ट करेगा इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर कहेगा आप कंडक्शन किए, बहुत अच्छी बात, आप करिए कंडक्शन, हम यहां जाकर करंट अपना 0 करेंगे, हम यहां जाकर अपना करंट 0 करेंगे। क्यों, इंडक्टर तो कर सकता है, इंडक्टर के पास राइट है, कल ही मैंने आपको बतलाया था, यानी कि थारिस्टर को कंडक्ट कराता रहेगा, तब तक कंडक्ट कराएगा जब तक इसका खुद का करंट 0 ना हो जाए। तो जब ये इंडक्टर यहां तक कंडक्ट करा रहा है, आप क्या समझोगे, इसको कहते हैं एक्सटिंक्शन एंगल बीटा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो अभी वेवफॉर्म को यहां से बनाकर छोड़ दिया था, ये कुछ ऐसा नहीं होगा, ये वेवफॉर्म देखिए, ये आपका पाई एंगल है, ये वेवफॉर्म आपका ऐसे आया और ये वेवफॉर्म आपका यहां तक चलेगा, ये वेवफॉर्म आपका हमारा यहां तक चलेगा। यहां के बाद देखिए फिर वोल्टेज क्या होगा, यहां के बाद फिर आपको ईएमएफ मिलेगा, यहां के बाद ईएमएफ ई मिलेगा। सिमिलरली यहां भी आप क्या देखोगे, यहां पर आप देखोगे कि इस तरह से वेवफॉर्म मिलेगा, यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या रहा, अल्फा, दिस पॉइंट इज बीटा, दिस पॉइंट इज बीटा, दिस इज अल्फा, और यहां पर ये पॉइंट क्या है, 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा। तो ये रहा हमारा करंट का वेवफॉर्म, दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ करंट, दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ करंट I0। अब हमें करंट का जब वेवफॉर्म मिल चुका है, वोल्टेज का वेवफॉर्म मिला है, हम कुछ जरूरी चीजों को लिखते हैं। उसमें से पहला क्या जरूरी चीज है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल, मिनिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल, मिनिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल, मिनिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल अगर हम लिखें, क्लियर। तो मिनिमम वैल्यू क्या है फायरिंग एंगल का, आप देखिए मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या होना चाहिए, Vm sin ओमेगा टी, ये दोनों वेवफॉर्म जहां इक्वल हो रहा है वही मिनिमम है, Vm sin ओमेगा टी इज इक्वल टू E। यही ओमेगा टी को क्या करेंगे, θ1 से रिप्लेस में कर रहा हूं, तो θ1 विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स E अपॉन Vm, θ1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स E अपॉन Vm, सो दिस इज θ1। अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल देख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल क्या हो सकता है, इसको हम लोग θ2 कहेंगे, और θ2 क्या है, पाई माइनस θ1, θ2 इज इक्वल टू पाई माइनस θ1। तो ये हम समझ चुके हैं, यहां पर ये हमने समझ लिया
कि मैक्सिमम और मिनिमम फायरिंग एंगल ये होना चाहिए, तभी जाकर ये थायरिस्टर आपको कंडक्ट करेगा। अब देखिए नेक्स्ट है आउटपुट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला। एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे लिखेंगे? देखिए वी नॉट एवरेज अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या है, आप देख रहे हैं 2 पाई के टाइम पीरियड पर जाकर ये रिपीट हो रहा है वो फॉर्म, तो 1 बाय 2 पाई इंटू। अब देखिए हमारे पास दो तरह का वेवफॉर्म, ये वेवफॉर्म क्या है Vm sin ओमेगा टी, दिस इज कमिंग फ्रॉम अल्फा टू बीटा, और फिर जब बीटा से 2 पाई अल्फा चलते हैं हमें वेवफॉर्म क्या मिल रहा है E, हमें वेवफॉर्म मिल रहा है E, क्योंकि हमें टोटल 2 पाई ड्यूरेशन तक लेना है। अब 2 पाई ड्यूरेशन एक खासियत होती है, अगर आप सिग्नल सिस्टम अच्छे से पढ़े होंगे तो खासियत क्या होती है, कहीं से भी 2 पाई ले लो आपका काम चल जाएगा। हम अल्फा से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा ले लेते हैं, टोटल टाइम पीरियड 2 पाई हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा है। अब देखिए अल्फा से बीटा हमें क्या मिल रहा है वेवफॉर्म, फ्रॉम अल्फा टू बीटा यू आर गेटिंग Vm sin ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस फ्रॉम बीटा टू 2 पाई प्लस अल्फा, बीटा टू 2 पाई प्लस अल्फा यू आर गेटिंग द वेवफॉर्म E इंटू डी ओमेगा टी, E इंटू डी ओमेगा टी। क्लियर? तो ये रहा हमारा V नोट आउटपुट वोल्टेज। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 पाई इंटू, यहां देखिए क्या हो रहा है Vm साइन ओमेगा टी का क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस का मतलब ही क्या होगा, लोअर लिमिट पहले आ जाएगा अपर लिमिट बाद में, Vm इंटू कॉस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस प्लस E इंटू ये क्या होगा 2 पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा। ध्यान रखिएगा आप लोग, समझदार तो हो ही आप लोग, यहां पर क्या होगा अल्फा और बीटा यहां आप रेडियन में लेना, यहां पर अल्फा और बीटा रेडियन में लेना। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर V नोट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर V नोट। जब हमें V नोट का एक्सप्रेशन मिल चुका है, नाउ व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर करंट I नोट। तो I नोट आप यहां पर क्या देख रहे हो, I नोट देखिए कि क्या इसको डिवाइड करने से काम चलेगा, नहीं, क्योंकि यहां दोनों वेवफॉर्म ही अलग है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको सिर्फ R से डिवाइड करने से काम तब चलता जबकि आपका ये वेवफॉर्म इसको फॉलो करता, लेकिन ये इंडक्टर वाला वेवफॉर्म क्या कर रहा है, उससे फॉलो नहीं कर रहा है। हम लोग आउटपुट वोल्टेज I नोट का किसी तरह से वेवफॉर्म लिखें, ये हमारा V नोट का क्लियर हो गया। अब हम लोग लिखते हैं एवरेज आउटपुट करंट, एवरेज आउटपुट करंट, एवरेज आउटपुट करंट। तो इसको हम लोग I नोट एवरेज अगर लिखें, I नोट एवरेज लिखें, सबसे पहले मैं I नोट का एक्सप्रेशन अगर लिखूं, I नोट एवरेज ही चलो करते हैं। ये क्या होगा, आपका वोल्टेज क्या था, आपका वोल्टेज था I नोट के लिए, जब आप लिख रहे हो I नोट के लिए लिख रहे हो, आपका वोल्टेज क्या है Vm साइन ओमेगा टी, लेफ्ट साइड का वोल्टेज राइट साइड का E डिवाइडेड बाय R, E डिवाइडेड बाय R। ये रहा एक्सप्रेशन हमारा I नोट का। अब यहां पर बात आएगी कि सर आपने जो ये इस एक्सप्रेशन को लिखा है, आपने जो इस एक्सप्रेशन को लिखा है, यहां पर मैं इंडक्टर का टर्म नहीं लिखा हूं। देखो यहां पर सर्किट क्या था, R L E था, यहां पर क्या है सप्लाई वोल्टेज Vs। तो हम लोग जो I लिखेंगे तो इसके अक्रॉस भी कुछ ड्रॉप आएगा। इसको मैं इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि हम लोग एवरेज करंट निकालने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरेज करंट। तो यहां पर जब एवरेज वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस देखोगे, इंडक्टर क्या करता है, ये वोल्टेज इंडक्टर का क्या काम है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये मोदी जी हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, यानी ये क्या करेगा, ना वोल्टेज इससे कोई वोल्टेज लेगा ना ये करता है, इसका क्या एवरेज वोल्टेज जीरो रहता है, एवरेज वोल्टेज जीरो रहता है, इसलिए हमने यहां पर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज नहीं लिखा। अब जब हम लोग एवरेज करंट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज करंट I नोट, तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 पाई, 1/2 पाई। चलिए R भी कर देते हैं, इंटू हम क्या लिखेंगे यहां पर Vm साइन ओमेगा टी माइनस E, Vm साइन ओमेगा टी माइनस E, Vm साइन टी ओमेगा टी माइनस E।
इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा से हम लोग क्या करते हैं, ये पार्ट हमारा अल्फा था, अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा कर देते हैं, अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा कर दें, क्लियर, अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा कर दें, सॉरी अल्फा से हमें क्या करना पड़ेगा, बीटा तक रखना पड़ेगा, अल्फा से बीटा, क्योंकि बीटा के बाद तो हमें ये मिल ही नहीं रहा, ये अल्फा टू बीटा रहेगा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, क्लियर। तो ये रहेगा डी ओमेगा टी, यहां से क्या हो रहा है 1/2 पाई आर, 1/2 पाई आर इंटू वीएम साइन ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, वीएम इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस ई इंटू बीटा माइनस अल्फा, ई इंटू बीटा माइनस अल्फा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज आउटपुट करंट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज आउटपुट करंट। तो हमें एवरेज आउटपुट करंट आ गया, एवरेज आउटपुट वोल्टेज आ गया, यानी कि हम यहां पर समझ गए हम लोग आरएलई लोड को, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं, उसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में और भी बचा हुआ कंसेप्ट आपका सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का क्लियर हो जाएगा। और देखिए मैं जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूं ये बुक्स के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से देखिए और अपने नोट्स में लिखते जाइए और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें जितने कंसेप्ट्स बचे हुए हैं उन सारे कंसेप्ट्स को हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू सीखते हैं, क्लियर, उन सारे कंसेप्ट्स को न्यूमेरिकल्स के थ्रू सीखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास देखिए एक 1 की सिंगल फेज 230 वोल्ट 1 किलोवाट हीटर है, ये हमारा हीटर है, इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट 230 वोल्ट सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, ये सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से इसको कनेक्ट किया गया है थ्रू एन एससीआर। थ्रू एन एससीआर का मतलब क्या है, एक एससीआर के थ्रू अगर इसको कनेक्ट किया जा रहा, इसका मतलब ये कहीं कहीं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट से कनेक्टेड है। तो ये हमारा समझ में आ गया सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट दिया गया फॉर फायरिंग एंगल डिलेज ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री कैलकुलेट पावर एब्जॉर्ब इन द हीटर एलिमेंट। अब देखिए हमारा पास दिया गया पहला अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, सेकेंड इज अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। आपको इन दोनों कंडीशंस में क्या करना है, पावर एब्जॉर्ब इन हीटर एलिमेंट, इन हीटर एलिमेंट। भाई एक डायग्राम भी बना लेते हैं अपन लोग, कुछ कंफ्यूजन बचा, कंफ्यूजन दूर हो जाए। यही हमारा हीटर है, चलो इसे गोल बना दिया, कुछ और बनाओ, एक रेजिस्टेंस ही मान लेते, यही हमारा क्या है, हीटर है। हमें इसके क्रॉस पावर एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसके क्रॉस जब हम पावर एब्जॉर्ब कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, अब देखते हैं कि यहां पर क्या मिलेगा, पल्सेटिंग वेवफॉर्म मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो जब हमें पल्सेटिंग वेवफॉर्म मिलता है और तब आप रेजिस्टर के क्रॉस पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, आधा एसी मिल रहा है, आधा एसी मिल रहा है, यानी इसका करंट बार बार चेंज कर रहा है। इसलिए हम लोग इसके एवरेज वैल्यू से पावर नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम इसके आरएमएस वैल्यू से पावर कैलकुलेट करेंगे। या तो हम आरएमएस वोल्टेज निकाल लें, आप भाई रजिस्टर आपके पास दिया रहता है, एसी सप्लाई रहता है, वहां पर आप कैसे कैलकुलेट करते हो पावर, I²R करते हो, आई क्या रहता है, आरएमएस। यहां भी क्या है, आधा मिल रहा है लेकिन मिल तो रहा है पल्सेटिंग, तो इसलिए क्या होगा, V0² R या फिर I0²R, वहां पर V0 I0 क्या होगा, दोनों आरएमएस होगा, I0²R। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, VOR कैलकुलेट करना पड़ेगा, VRMS हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और VRMS को कैलकुलेट करने के बाद, VRMS को कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को ये फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे, क्लियर। तो अब देखिए हम लोग VRMS को कैलकुलेट करें, क्लियर। और तो VRMS क्या होगा, VRMS आप लोग हाफ वेव रेक्टिफायर जानते हो, हाफ वेव रेक्टिफायर में आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होता है VM, यहां पर आरएमएस वैल्यू होता है हमारा 1/√2 ओमेगा T0 √2
2 ओमेगा टी नोट इंटू आपने क्या देखा था यहां पर होता है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/2 इंटू साइन 2l माइनस साइन 2u, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट टू द पावर 1/2। अब देखिए Vm हमें पता है, देखिए यहां पर क्या है, Vm हम जान रहे हैं, Vm क्या है 230 वोल्ट क्या है आरएमएस वैल्यू होता है, तो Vm क्या होगा 230√2 डिवाइडेड बाय √2 ओमेगा टी नोट, यानी कि 2 इंटू ओमेगा टी नोट क्या है 2 पाई इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट। अपर लिमिट अगर हम देखें, अपर लिमिट हम देखें तो अपर लिमिट हमें क्या होगा, अपर लिमिट हमें मिलेगा यहां पर, अपर लिमिट हमें मिलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में ये कहां तक कंडक्ट करता है, पाई तक कंडक्ट करेगा, पाई माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है पहला केस 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4 प्लस 1/2 इंटू साइन 2l यानी साइन 90 डिग्री, 2 इंटू 45 90 माइनस 0 टू दी पावर 1/2। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे VOR आपको मिलेगा 155.071 वोल्ट, 155.071 वोल्ट। अब जब पावर एब्जॉर्ब आप कैलकुलेट करोगे तो P एब्जॉर्ब क्या होता है, P एब्जॉर्ब आपको होता है VOR स्क्वायर डिवाइडेड बाय VOR स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। नाउ यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, तो रेजिस्टर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, क्या जानते हो P इक्वल टू, दैट मींस 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर 230 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। फ्रॉम हियर व्हाट डू यू नो, R इज इक्वल टू 230 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 ओम। ये वैल्यू R की है, R की वैल्यू यहां पुट कर दो। फ्रॉम हियर P एब्जॉर्ब आपको क्या मिलेगा 454.57, P एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 454.57 वाट। ये हमें P एब्जॉर्ब की वैल्यू मिलेगी पहला केस में जब अल्फा 45 डिग्री है, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब जब अल्फा आपका डिफरेंट रहेगा तो डिफरेंट अल्फा के लिए आपको कैलकुलेट करना है, डिफरेंट अल्फा के लिए आपको कैलकुलेट करना है, और जो आउटपुट पावर एब्जॉर्ब आएगा उसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, वहां पर मैं देख लूंगा कि आप लोग उस वैल्यू को ला पाए हो या नहीं। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आपने देख लिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपने देख लिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। आपको दिया गया है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट इन टर्म्स ऑफ VMER on the assumption that SCR is fired simultaneously, on the assumption that SCR is fired simultaneously। यानी कि आपको अगले क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ है, ये सर्किट में क्या है, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में ये देखिए Vm sin ओमेगा टी ग्राफ है, ये हमारा सप्लाई है, रेजिस्टर है, ये EMF है और ये हमारा I0, ये हमारा थारिस्टर T, ये हमारा थारिस्टर T, ये हमारा Vs इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी, Vs इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। क्लियर। आपको क्या करना है, I0 एवरेज का एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है, I0 एवरेज का एक्सप्रेशन इस सर्किट के लिए ड्रॉ करना है, और आपको आगे जो जो कंडीशंस दिए गए हैं उस कंडीशंस को देखकर हमें वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले ग्राफ को समझते हैं, इसके ग्राफ को समझते हैं, और आपको यह भी दिया गया है कि on the assumption that SCR is fired simultaneously, SCR is fired simultaneously। क्लियर। तो SCR simultaneously फायर किया गया है, ये भी assumption दिया हुआ। तो हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज हम लिखेंगे, जो हम आउटपुट वोल्टेज लिखेंगे, डायरेक्ट मैं आउटपुट वोल्टेज यहां पर लिख रहा हूं, आपका क्या होगा, एक ईएमएफ लेवल E था,
यहां से यहां चला, कंडक्ट नहीं करेगा, यहां से यहां क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। और ये चूंकि इस बार इंडक्टर नहीं है, इंडक्टर इज एब्सेंट, सिंस इंडक्टर इज एब्सेंट तो क्या होगा, इसके बाद करंट जीरो हो जाएगा, वोल्टेज हमें ये मिलेगा, फिर आगे चल के वोल्टेज हमें ऐसा मिलेगा। ये रहा आउटपुट वोल्टेज। जब हमें आउटपुट वोल्टेज मिल गया, देन विल राइट ड्रॉ द ग्राफ फॉर ओमेगा टी। तो यहां पर देखिए, अब हमें करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब कोई आपसे कहेगा सर ये एंगल्स बताइए, तो ये θ1 है, ये θ2 है। करंट क्या होगा, यही करंट होगा, करंट हमारा ये होगा, ठीक है, करंट हमारा ये होगा, ठीक है, क्लियर। इस पॉइंट से करंट स्टार्ट होगा, करंट फिर जीरो हो जाएगा, क्लियर। तो ये रहा हमारा आई नोट का, ये रहा हमारा आई नोट का। तो अब हम लोग जब आई नोट एवरेज को कैलकुलेट करना होगा, आई नोट एवरेज का जब एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो आई नोट एवरेज का एक्सप्रेशन क्या होगा, यहां पर भी क्या लिखोगे, आई नोट विल बी इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी माइनस ई डिवाइडेड बाय आर। तो आई नोट एवरेज अगर हम लिखें तो ये क्या होगा, 1/2 पाई टाइम पीरियड, तो इसका यही रहेगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगा, ये θ1 है, ये θ2 है। स्टार्टिंग फ्रॉम θ1 टू θ2 इट विल बी इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी माइनस ई डिवाइडेड बाय आर इंटू डी ओमेगा टी। तो यहां से अगर हम वैल्यू लिखें तो ये वैल्यू क्या मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रहा है 1/2 पाई आर, 1/2 पाई आर इंटू ये क्या मिलेगा, वीएम साइन, वीएम कॉस, वीएम कॉस, यहां पर क्या होगा θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस कॉस θ2 माइनस ई इंटू θ2 माइनस θ1, ई इंटू θ2 माइनस θ1। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज करंट, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज करंट, क्लियर। अब आपको कोई कहेगा क्या आपको दूसरे तरीके से भी दे सकता है, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा कि आप θ2 को लोग लिख देते हैं, θ2 विल बी इक्वल टू पाई माइनस θ1। तो θ2 इक्वल टू पाई माइनस θ1 लिखेंगे, cos पाई माइनस θ1 क्या होता है, माइनस θ1, आपको मिलेगा 2 Vm cos θ1, आपको इस तरह से भी मिलेगा 2 Vm cos θ1 माइनस ये क्या होगा e इंटू θ2 को पाई माइनस θ1, तो पाई माइनस 2 θ1, पाई माइनस 2 θ1। ये हमें मिलेगा करंट का एक्सप्रेशन, ये हमें मिलेगा करंट का एक्सप्रेशन, क्लियर। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, आई नोट एवरेज कैलकुलेट करना है, आई नोट एवरेज कैलकुलेट करना है। अब मैं डेटा लिख रहा हूं, जो जो वैल्यूज दिए गए हैं, जो जो वैल्यूज दिए गए हैं वो मैं डेटा यहां पर लिख रहा हूं। हम लोग इस चीज को, इस पार्ट को मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, क्लियर, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए दिया क्या गया है, दिया गया है R इक्वल टू 8 ओम, E इक्वल टू 150 वोल्ट। आपको आई नोट एवरेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए आई नोट एवरेज का जब आपने एक्सप्रेशन लिखा था तो यहां पर क्या था, आई नोट एवरेज के लिए θ1 θ2 चाहिए। θ1 क्या होता है, साइन इनवर्स E अपॉन Vm, साइन इनवर्स E अपॉन Vm। अब देखिए Vm क्या दिया गया है, आपको Vm भी दिया गया है, वो दिया गया था एसी सोर्स का वोल्टेज 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो यहां पर क्या होगा, E बाय Vm यानी साइन इनवर्स 150 डिवाइडेड बाय 230 रूट 2। फ्रॉम हियर इट इज कमिंग अराउंड 27.466 डिग्री। दिस इज θ1। यहां से अगर आई नॉट एवरेज आप कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला में पुट करके, फ्रॉम हियर यू विल गेट 4.9676 एम्पियर। दिस इज 4.9676 एम्पियर। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट पूछा जा रहा है फाइंड द पावर सप्लाई टू बैटरी दैट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर। अब आपको दूसरा पार्ट क्या पूछा जा रहा है कि बैटरी में जो पावर, आप उस पावर को कैलकुलेट कीजिए जो कि रेजिस्टर में डिसिपेट हुआ है, द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर। तो भाई रेजिस्टर में पावर डिसिपेशन का मतलब क्या है, आपको आई नॉट आरएमएस चाहिए ही चाहिए। जो हमने रेजिस्टर देखा था, रेजिस्टर में पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करना है, P
डिसिपेटेड इन आर। तो इसको डिसिपेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस विल बी इक्वल टू आई नोट आरएमएस स्क्वायर इंटू आर। तो आई नोट आरएमएस हमें अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई नोट आरएमएस के लिए हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा। तो आई नोट आरएमएस के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, अगर आप इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या होता है 1/2 इंटू करंट का स्क्वायर यानी Vm साइन ओमेगा टी। देखिए घबराना नहीं है, आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसे आप देखिए, यहां से आपको स्क्वायर इंटू डी ओमेगा टी, ये कहां से कहां जाएगा भाई, अल्फा टू बीटा, यानी कि θ1 टू θ2, θ1 टू θ2। अब देखिए ये क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e Vm साइन ओमेगा टी माइनस 2e Vm साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ये कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम θ1 टू θ2। अब देखिए आप क्या देखेंगे, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। आप क्या जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो ये क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशंस तो डेरिवेशंस आपको सीखने हैं इसलिए मैं बतला रहा हूं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख दूं मेरे लिए क्या है, इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e Vm साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, क्लियर, इंटू डी ओमेगा टी। तो जब हमें यहां पर इस तरह का एक्सप्रेशन मिल चुका है, अब देखिए आपको इसका सिंप्लीफिकेशन आसान होगा। आप क्या देख रहे हैं, दो टर्म आपको एक साथ मिल जा रहे हैं कांस्टेंट वाले, इन दोनों टर्म्स को आप एक साथ कर लीजिए 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू, इन दोनों टर्म्स को जब आप एक साथ करेंगे तो ये क्या होगा Vm स्क्वायर बाय 2 है प्लस ई स्क्वायर इंटू क्या हो रहा है इंटू इसका डी ओमेगा टी करेंगे, मतलब क्या θ2 माइनस θ1 इंटू θ2 माइनस θ1 माइनस Vm स्क्वायर बाय 2 इंटू cos 2 ओमेगा टी। cos 2 ओमेगा टी का क्या होता है sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 इंटू sin 2 ओमेगा टी, मतलब sin θ2 माइनस sin θ1, sin θ2 माइनस sin θ1, ये हुआ क्लियर, माइनस 2e Vm इंटू साइन ओमेगा टी का क्या होता है माइनस cos ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2 इंटू cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है, माइनस cos θ1 माइनस cos θ2। ये इतना लंबा एक्सप्रेशन आया है, लेकिन यही सच्चाई है कि इस एक्सप्रेशन को ही लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद यहां से आप लोग आई नोट आरएमएस कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू आपको मिल रही है यहां से 9.2955 एम्पियर, 9.2955 एम्पियर। तो पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर अगर लिखें पी रजिस्टर, ये क्या होगा आई नोट स्क्वायर आर इंटू आर। तो यहां से अगर हम वैल्यूज को लिखें, आपको यहां से वैल्यू मिलेगा 691.25 वाट, 691.25 वाट, क्लियर। अब देख सकते हैं कि डेरिवेशंस भी सिंपल है, आपको बस डेराइव करना है, एक्सप्रेशंस सिंपल है, क्लियर। अब इसमें लास्ट पार्ट देख लेते हैं, आपसे पूछा जा रहा है सप्लाई पावर फैक्टर, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई पावर फैक्टर, यानी कि इनपुट पावर फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है। अब सप्लाई पावर फैक्टर जब आपसे पूछा जा रहा है, सप्लाई पीएफ पावर फैक्टर, तो ये क्या होता है, जो पावर आपने कंज्यूम किया, लोड के क्रॉस डिलीवर किया, लोड के क्रॉस आपने पावर कितना डिलीवर किया था इंटू आर, प्लस जो बैटरी था, बैटरी के क्रॉस भी पावर आया था, ये था आई नोट एवरेज इंटू ई डिवाइडेड बाय आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है, सोर्स के थ्रू करंट क्या गया है, करंट तो आई नोट आरएमएस गया है, इंटू वोल्टेज क्या था सोर्स का Vm बाय √2 आरएमएस वैल्यू था, इंटू आई
ओवर। यहां से जब इन सारे फॉर्मूलाज में लिखेंगे, यहां से आपको सप्लाई पावर फैक्टर आएगा, इट इज कमिंग 0.672 लैगिंग, इट इज कमिंग 0.672 लैगिंग। लैगिंग तो आपको होगा ही, करंट क्या होता है, लैग करता है, करंट लैग कर रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर, एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा और उसी लेक्चर के साथ साथ हाफ वेव रेक्टिफायर भी समाप्त हो जाएगा। आप हाफ वेव रेक्टिफायर का झंझट आपका खत्म हो जाएगा, क्लियर। अगर ये रेक्टिफायर आपको ज्यादा परेशान करने लगा हो तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए जल्दी, क्लियर। तो देखते हैं, चलिए टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये क्या है, 1 पल्स एससीआर कंट्रोल्ड कन्वर्टर, 1 पल्स एससीआर कंट्रोल्ड कन्वर्टर। ये 1 पल्स मैंने क्या बतलाया था, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, 1 पल्स कन्वर्टर होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एक साइकिल में एक ही पल्स मिलता है। इज ट्रिगर्ड एट ए फायरिंग एंगल ऑफ अल्फा, आपको फायरिंग एंगल दिया गया है अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड लोड करंट एक्सटिंग्विशेस एट एन एंगल ऑफ 210 डिग्री, आपको बीटा दिया गया है 210 डिग्री, यानी कि आरएल लोड की बात कर रहा है। फाइंड द सर्किट टर्न ऑफ टाइम, फाइंड टीसी, देन नेक्स्ट वी नॉट एवरेज, नेक्स्ट आई नॉट एवरेज। ये तीनों चीज, ये सभी चीजें आपको पता करना है, टीसी, वी नॉट एवरेज एंड आई नॉट एवरेज। तो हम लोग क्या देखते हैं, और किसके लिए, फॉर पहला कंडीशन दिया हुआ है R इक्वल टू 5 ओम, L इक्वल टू 2 मिली हेनरी। सेकेंड कंडीशन इज R इक्वल टू 5 ओम, L इक्वल टू 2 मिली हेनरी एंड E इक्वल टू 110 वोल्ट, E इक्वल टू 110 वोल्ट। ये तीन कंडीशंस आपको दिए गए हैं। तो यहां से आप देखिए, यहां से हम लोग क्या करते हैं, अब हमें लिखना है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है आरएल लोड के केस में, आरएल लोड में आप जानते हो कि कंडक्शन कहां से कहां होता है भाई, कंडक्शन क्या होता है, अल्फा से स्टार्ट होता है ये बीटा तक, ये चलता है करंट, ये करंट चलता है। तो ये करंट जब बीटा तक चला और उससे पहले क्या हुआ था, रिवर्स बायस तो अप्लाई इस तरह से वोल्टेज हो गया था, तो बीटा से लेकर 2 पाई तक क्या होता है, थारिस्टर रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करके रखता है, और यही होता है हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो जब हम पहला केस में टीसी अगर हम लिखें, ये क्या होगा, 2 पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो यहां से क्या होगा, 2 पाई माइनस बीटा, बीटा क्या भाई 210 इंटू पाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा है हमारा 314 रेडियन पर सेकेंड। 50 हर्ट्ज के लिए क्या होता है, 314 पॉइंट समथिंग होता है। फ्रॉम हियर यू विल कैलकुलेट टीसी इज इक्वल टू 8.333 मिली सेकेंड। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ टीसी, वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ टीसी, अब हम लोग क्या करेंगे, वी नॉट एवरेज लिखेंगे, वी नॉट एवरेज। तो भाई वी नॉट एवरेज क्या होगा, वी नॉट एवरेज आप क्या जानते हो, ट्रिक याद करिए, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ओमेगा टी नॉट इंटू कॉस, कॉस लोअर लिमिट माइनस कॉस अपर लिमिट, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो यहां पर आप वीएम की वैल्यू पुट करिए 230√2, कॉस अल्फा कॉस बीटा पुट करिए, फ्रॉम हियर यू विल गेट 84.477 वोल्ट। ये रहा हमारा वी नॉट एवरेज। जब हमें वी नॉट एवरेज मिल चुका है तो नेक्स्ट क्या हमें कैलकुलेट करना है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट नेक्स्ट, यू हैव टू कैलकुलेट आई नॉट एवरेज। तो आई नॉट एवरेज क्या होगा, वी नॉट एवरेज डिवाइडेड बाय वी नॉट एवरेज डिवाइडेड बाय आर। तो यहां से क्या होगा 16.8954 एम्पियर, 16.8954 एम्पियर। ये रहा हमारा पहला पार्ट, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। अब हम लोग यहां पर दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, यानी कि हमें अब इसके लिए कैलकुलेट करना है R इक्वल टू 5। अब हमने एक EMF E भी लगा दिया, एक EMF E भी लगा दिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। आप देखिए अब यहां पर सेकेंड केस में क्या होगा,
कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम टीसी। अब देखिए टीसी में बस एक हल्का सा आपको क्या मिलेगा, आप देखिए टीसी जो टर्न ऑफ टाइम कैलकुलेट करेंगे आपको बस यहां पर मिलेगा 2 पाई तो था ही, 2 पाई माइनस बीटा, यहां पर ऐड क्या होता है थीटा 1, अभी हमने डिस्कस किया था, यहां पर क्या ऐड होगा थीटा 1 ऐड होगा, 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये थीटा 1 क्यों ऐड होता है भाई, थीटा 1 क्योंकि आप क्या जानते हैं, आपने एक ईएमएफ आपको ईएमएफ का ई का एक लेवल बना हुआ था, आप यहां से चले, यहां से बीटा हुआ, बीटा पर जाकर आपका कंप्लीट हुआ था और यहां से फिर कहां से वेवफॉर्म आपका रिपीट किया था अप टू 2 पाई प्लस थीटा। थीटा 1 का कारण देखो समझो, देखो यहां पर ये रहा हमारा अल्फा, ये रहा हमारा अल्फा, यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना, अब ईएमएफ ई भी दिया गया है, देखो आउटपुट वोल्टेज यहां पर इस तरह से तुम्हारा चला, इस तरह से आपका आउटपुट वोल्टेज चला था, लेकिन इसके जस्ट बाद क्या हो रहा है, इसके जस्ट बाद देखिए क्या हो रहा है, इसके जस्ट बाद एक ईएमएफ ई बचा हुआ, एक ईएमएफ ई बचा हुआ, ये कब तक है अप टू थीटा 1, थीटा 1 के बाद क्या होता है, थीटा 1 के बाद ही ये रिवर्स होगा, थीटा 1 के बाद ही वोल्टेज रिवर्स होता है, तो आपका थीटा 1 तक का पीरियड काउंट होगा इसमें, क्योंकि थीटा 1 यहां से लेकर थीटा 1 का जो पीरियड होता है तब तक क्या होता है, तब तक हमारा ये पार्ट, मतलब आप यहां से चलिए ऐसे चल रहे हैं, आगे जब सेकंड साइकिल में जा रहे हैं, सेकंड साइकिल में अप टू थीटा 1 क्या रहेगा, रिवर्स वोल्टेज ही रहता है, चलो यहीं से रिवर्स वोल्टेज स्टार्ट हुआ ना, अब रिवर्स वोल्टेज कहां से चला, बीटा से 2 पाई प्लस थीटा 1 तक, क्योंकि थीटा 1 के पॉइंट पर जाकर ही हमारा Vm sin ओमेगा t ई से ज्यादा होता है, तब तक तो वो क्या रहा, रिवर्स वाइज था, इसलिए 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा ध्यान रखिए। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो थीटा 1 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थीटा 1 क्या है 19.77 डिग्री साइन इनवर्स ई बाय वीएम से कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम हियर टीसी इज कमिंग 9.432 मिली सेकेंड, यानी सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपका बढ़ गया। आई नोट एवरेज अगर आप कैलकुलेट करें तो वही फॉर्मूला आपका पहला वाला, यहां से आई नोट एवरेज आएगा आपका, यहां पर आई नोट एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम हियर टू कैलकुलेट आई नोट एवरेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप फिर लिखोगे आई नोट विल बी इक्वल टू Vm sin ओमेगा t माइनस E डिवाइडेड बाय R, और इसी को इंटीग्रेट करोगे अल्फा टू बीटा, फ्रॉम हियर यू विल कैलकुलेट आई नोट एवरेज, यहां पर 1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, आई नोट एवरेज आपको मिल रहा है यहां से 6.5046 एम्पियर इज द आई नोट एवरेज। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट वी नोट एवरेज, तो वी नोट एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां पर वी नोट एवरेज देखो क्या होता है, आप सिंपली आप क्या करोगे E प्लस आई नोट आर लिख दो, E प्लस आई नोट आर दैट विल बी इक्वल टू वी नोट एवरेज, क्योंकि R है ये क्या है E है, L तो रहेगा लेकिन L के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज क्या होता है 0 होता है, तो जो वी नोट हम प्लस माइनस वी नोट लिखेंगे ये क्या होगा IR, यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू करंट वोल्टेज है और ये क्या E है, तो यहां से हम लिखेंगे वी नोट एवरेज, फ्रॉम हियर वी नोट एवरेज इज 142.53 वोल्ट, 142.532 वोल्ट, दिस इज द एवरेज करंट, दिस इज द एवरेज वोल्टेज। क्लियर, तो हम लोग इस तरह से सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर्स के प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। क्लियर, तो ये आपका कंप्लीट हो गया आज का सेशन। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर।